बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि जो अहले तशी हैं, जो शिया हैं, उनसे मसला है, उनको इस टाइम पर डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान से क्या कोई डर है उन्हें? शेख साहब को पता ही नहीं चला इसराइल ने जो उनको चूरन खिलाया, तो उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पर हर नेशनलिटी चाहिए सिवाय पाकिस्तानी के, तो ये हमारी पहली कंडीशन है। यूएई ने कहा जी जी हुजूर बिल्कुल ये हो जाएगा। शेख साहब कहाँ पर ब्लैकमेल हो रहे हैं उन लोगों से। एप्स्टीन फाइल्स में कोई जिक्र? एप्स्टीन फाइल्स में जो वो लड़की थी, उसी ने तो जाकर वहाँ पर खाना काबा का गिलाफ का टुकड़ा मुबारक, बिल्कुल। इससे ज्यादा कोई तौहीन किसी की हो सकती है? वो है कौन? यूएई नेशनल। दज्जाल का कनेक्शन है यूएई से। रेड हाइफर तीसरी वो कट चुकी है, और उसको कटने के बाद अब दिन बहुत कम रह गए हैं। 2 ब्लड मून्स ऑलरेडी लग चुके हैं। तो क्या हम अभी तक पाकिस्तानी इस इंतजार में है कि एक एक करके मारेंगे और हम वो निकलेंगे? अब यूएई के अंदर जो बुत परस्ती हो रही है, मंदिर बनाए गए हैं, शैतान की पूजा की जा रही है, क्या यही वजह तो नहीं है कि अल्लाह का अजाब वहां पर आया और ये हाल हुआ यूएई का, दुबई का? पाम जुमेरा द बिगेस्ट मैन मेड आइलैंड जो के खिला से नजर आता है, वो अपनी मौत आप मर रहा है। अगर वॉर नहीं होती तो अगले 25 साल बाद शायद दुबई को वही मच्छरों की बस्ती कहा जाए था जहाँ से वो शुरू हुई थी। शैतान की पूजा करके यूएई हासिल क्या करना चाहता है? पैसा, ताकत। जनरल साहब फील्ड मार्शल को कॉल दे दें, सऊदी अरब को बचाना है। देखना पानी के जहाज़ों में जगह नहीं मिलेगी, इतना यहाँ से लोग जाएंगे हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए। इधर से शेख मखदूम कॉल दे, आ जाओ दुबई को बचाने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा। क्या न्यूक्लियर वॉर होगी दुनिया में दोबारा? 2020 का जो अप्रैल होगा, दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और अगर इन्होंने ईरान पर न्यूक कर दिया, विद इन 3 to 5 days मोदी आप पे करेगा। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि क्या दज्जाल का यूएई से कोई कनेक्शन है, क्या यूएई तबाह होने वाला है, क्या पाकिस्तान की यूएई के साथ कोई जंग होगी, और वर्ल्ड वॉर 3 कितने महीने बाद होने वाली है। ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर सैयद सैफ कुरैशी से। इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज के पॉडकास्ट में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों के वहाँ पर मुफादात हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूएई। अब पाकिस्तानियों पर पिछले दिनों यूएई में जो जुल्म सितम हुआ, जिस तरह से उन्हें डिपोर्ट किया गया, जिस तरह से उन्हें मारा गया, आज के पॉडकास्ट में आप मुझे ये समझाएं कि यूएई का फ्यूचर क्या है और इस जंग के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाने वाली कंट्री यूएई, वो इतनी बुरी तरह हिट कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये एक हॉट टॉपिक है और किसी की नज़र यहाँ नहीं जा रही, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअली भी और एज अ कंट्री भी वहाँ पे मौजूद हैं। और हम बरसों से यही या तो मुगालते में है, गलत फहमी में है, या खुश फहमी में है कि ये हमारे दोस्त हैं, इन पर हमें ट्रस्ट है, ये हमारे ब्रदर मुल्क हैं, ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं। इतने सारे पाकिस्तानियों को वहाँ रोज़गार उन्होंने दिया हुआ है। वहाँ पर इतना सारा 20 लाख पाकिस्तानी यूएई में रहता है, तो जाहिर है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से वो सब रह रहे थे और यूएई गवर्नमेंट उनको बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर भी कर रही थी। पर यकायक कुछ ऐसा हुआ, निज़ाम पलटा कि कल के जो दोस्त थे वो आज के दुश्मन बन गए, और ये तारीख़ों में होता चला आया है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिकली कार्ड्स कैसे प्ले करता है। अच्छा, ये हुआ कब से है? ये 2-3 सालों से हो रहा है या ये काफ़ी पहले से हुआ और अब खुलकर सामने आई है? दुबई ने वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, तो आपको याद होगा 2024 से बहुत ज़्यादा इन्होंने रेडिकलाइजेशन इसमें कर दी थी कि पाकिस्तानी को वीज़ा मिलना बंद हो चुके थे। जब से उन्होंने एक यारी अपनी लगाई, एक किसी के साथ इन्होंने हाथ मिला दिया, तो उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पर हर नेशनलिटी चाहिए सिवाय पाकिस्तानी के, तो ये हमारी पहली कंडीशन है। यूएई ने कहा जी जी हुजूर बिल्कुल ये हो जाएगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमें थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करने थे। लेकिन कुदरत खुदा की कि जब ये वॉर होती है और ये सारा कुछ निज़ाम पलटता है, तो अब उनको एक वजह मिल गई, और इससे बेहतर वजह उनको पहले कभी नहीं मिली थी, ताकि पाकिस्तान से अपने पूरे बदले चुका सकें। और यूएई नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वो तो हमारे ब्रदर कंट्री हैं, हमने तो जाने दी है यूएई के लिए, हमने बनाया है यूएई को। हमारी पीआईए ने उनका एमिरेट्स खड़ा किया, उनके बुर्ज दुबई और ये जो उन्होंने टावर खड़े किए, इनमें पाकिस्तानी मज़दूरों का लहू शामिल है दुबई के कंस्ट्रक्शन में। एसफाल्ट की जो रोडें बिछी हुई हैं, पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो है वो
खून पसीना शामिल है। लेकिन अब उन्हें पाकिस्तानी कबूल नहीं है वहाँ पर। अब कबूल नहीं है, ज़ाहिर नई रिश्तेदारी हो गई, तो उस नए जो समधी थे उन्होंने कहा कि जी हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि जो अहले तशी हैं, जो शिया हैं, उनसे मसला है, उनको इस टाइम पर डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो सब भी निकाले जाएंगे दुबई से आहिस्ता आहिस्ता? अल्टीमेटली तो यस, आपने तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर देखा है। 15,000 20,000 लोग बीस निकाले गए हजार हैं। निकालें जो कि कुछ भी नहीं है। अब अगर 50% निकल आते हैं, आप बताएं वो आप या हम या पाकिस्तान, इतने बड़े 10 लाख बेरोज़गार पाकिस्तानी का इन्फ्लक्स आप किधर संभालोगे? तो बात यह है कि पाकिस्तान को अभी भी थोड़ा सा इनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सबके अपने अपने मफादात होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किधर गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान से क्या कोई डर है उन्हें, यूएई को? पाकिस्तान से डर यूएई को नहीं है। यूएई तो पाकिस्तान का ज़ाहिर है उनकी शिकार गाहें हैं, हमने उनको इतना फैसिलिटेट किया हुआ है। रहीम यार खान में इधर उधर जो पैलेसेस बने हुए आप देख रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट ना कर तो शिकार खेलने भाई कहाँ जाएंगे अगली सर्दियों में? ये लोग आएंगे तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान से तो नहीं बिगड़ सकती इनकी। पाकिस्तानी आम के वो शौकीन हैं, पाकिस्तानी चावल के वो शौकीन हैं, पाकिस्तानी चाय, पाकिस्तानी खजूर, पाकिस्तानी मेवे, ये इनको पूरी दुनिया में कहाँ मिलेगा? लेकिन द रीज़न इसके पीछे से मना हो गई। आप बात कर रहे हैं इसराइल की, इसराइल के इंटरेस्ट क्या हैं यूएई में, और पाकिस्तान से क्या मुखालफत है इसमें? हाँ, ये बड़ा जियोपॉलिटिकल एक गहरा ड्रामा है। इसराइल जब से ये बना है, इसकी आंख में सिर्फ पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं खटकता। अगर तो समझ लें कि पाकिस्तान खुदा ना खासा ऐसा होता कि नहीं बनता और ये यूनाइटेड इंडिया समझ लो रहता तो आज इसराइल की आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो अपने हिंदू ब्राह्मण के साथ मिलकर पॉलिसीज़ खेलता। लेकिन ये तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान जो है हमें बना कर दिया, और हम जो है वो अलग एक शनाख्त रखते हैं। कायद आज़म के अल्फाज क्या थे? इसराइल इज़ द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। तो ये वहीं से ही बाबा कौम भाप गए थे, क्योंकि उस जैसा ज़ाहिर है कि बाशऊर इंसान, अजीम इंसान जिसने पाकिस्तान बनवा के दे दिया आपको, तो उसकी नज़र तो अलग है ना। अच्छा, इस टाइम पर बातें की जा रही हैं, जब ये 2026 की हमने देखा ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग, तब से ये बातें सामने खुलकर आ रही हैं कि दज्जाल का कनेक्शन है यूएई से। दज्जाल का कनेक्शन बेसिकली इसराइल से है। यूएई ने अपना जो है वो कांधा फराहम किया। अब वो क्यों किया शेख साहब ने ऐसा? शेख साहब के क्या मफादात थे? शेख साहब कहाँ पर ब्लैकमेल हो रहे हैं उन लोगों से? क्योंकि जो कौम अमेरिका के सदर को ब्लैकमेल कर सकती है, तो वो कौम आप सोचें क्या नहीं करेगी। तो दज्जाल का ताल्लुक इसराइल से है, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर देयर मुशाख ये कहते हैं अपने मसीहा को, जिसके इंतज़ार में है कि मसीहा हमारा आएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक है, थर्ड टेंपल की तामीर हो जाएगी। और अभी हमने जो है वो तीसरी वो जर्द गाय का ज़बीहा भी इनका हो गया है। मतलब जो उन्होंने गाय काटी है, और वो कहाँ काटी है, कैसे काटी है, उस रिचुअल का किसी को नहीं पता, लेकिन वो गाय कट चुकी है। रेड हाइफर जो है, रेड हाइफर तीसरी वो कट चुकी है, और उसको कटने के बाद अब दिन बहुत कम रह गए हैं। 2 ब्लड मून्स ऑलरेडी लग चुके हैं। जो ब्लड मून के ऊपर इनकी प्रोफेसीज हैं कि जी ये ब्लड मून आएगा तो उसके बाद तो हमारी जंगों का आगाज़ हो जाएगा, तो मनोवन वैसा ही हो रहा है। द वॉर अराइज आउट ऑफ नो वेयर बिटवीन 2 कंट्रीज़। अमेरिका को क्या थ्रेट था ईरान से? कुछ भी नहीं। अमेरिका तक पहुँचते थे बैलिस्टिक, उसके पॉसिबल ही नहीं है। ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने ईरान को जिस तरह से मार कर और ख़ुद टेक्नोलॉजी दिलवाए जा रहे हैं। अब तू बैलिस्टिक भी बना भाई, वो अपने डिफेंस में तो सब करेगा ना। किसी भी मुल्क पे हमला होगा वो करेगा, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हो, मुझे भी है आपको भी है। तो वो बैलिस्टिक जो सोच नहीं सकता था बनाने का, अब बना रहा है बैठा हुआ। लेकिन अभी भी अमेरिका को वो खतरा नहीं है जो इसराइल को है, तो और इसराइल के साथ साथ दुबई को, यूएई को। हाँ, अमेरिका का इसराइल का मफाद इस रीजन में जहाँ जहाँ था, और इन्होंने पिन पॉइंट करके वहीं पर ही अटैक्स किए हैं। ईरान ने किसी सिविलियन आबादी को तो निशाना नहीं बनाया ना। हाँ, ये है कि अगर मज़ीद वो मस्ती करते हैं तो अब ईरान ने कहा मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स इनके उड़ा दूंगा, तो पानी नहीं होगा रेगिस्तान में, तो क्या होगा? दूसरी तरफ अगर ये वॉर नहीं रहती तो क्या दुबई की इकोनॉमी इसी तरह से बूम करती? द आंसर इज़ इन नो, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री अपनी सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, अब फॉल आना ही आना था। अब ये वो वाली बात है कि बस एक बहाना नहीं बना, दूसरा बहाना बन गया। अच्छा, बज़ाहिर तो नज़र ये आता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी तरक्की हो रही है। या मिरज इन द डेजर्ट वाली बात है। जैसे आप डेजर्ट में सफ़र कर रहे होते हो तो मिरज वो देखते हैं ना कि जी आगे के नखलिस्तान है, पानी है, भागो उसकी तरफ। पानी के ऐसा पहुँचते पहुँचते बंदा मुक जाता है, पानी नहीं आता। डेजर्ट में ये फरेब नज़र आता है। इन्होंने क्या किया, विदाउट एनी सॉलिड
बैकिंग या नेचर की बैकिंग के बगैर इन्होंने तामीरात शुरू कर दी, स्काई राइज, अच्छा। ग्लास सिटी इनको बनाना था। ये नहीं पता कि ग्लास की पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन। आप जितना बड़ा टॉल टावर बनाएंगे सूरज की शुआओं को, अंदर बोर्ड रूम में आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, वहाँ पे ठंडक का एहसास, बाहर निकलोगे 48-50 टेम्परेचर। ये क्या मुसीबत है कि इतनी टॉल राइज स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए कि उनके शीशों में से जो लहरें मुनक्किस होकर निकल रही हैं ना, वो एक ऐसा डूम बना रही हैं दुबई के ऊपर, जो डूम हर चीज़ को खा रहा है, हर चीज़ को वो डूम खा रहा है। उसको अगर मिसाइल हिट नहीं करते तो ये दुबई विल सिंक इन इट्स ओन वेट वेरी सून। कब तक हम देख सकते हैं? अगर वॉर नहीं होती तो अगले 25 साल बाद शायद दुबई को वही मच्छरों की बस्ती कहा जाया था जहाँ से वो शुरू हुई थी। अब यूएई के अंदर जो बुत परस्ती हो रही है, मंदिर बनाए गए हैं, शैतान की पूजा की जा रही है, क्या यही वजह तो नहीं है कि अल्लाह का अजाब वहाँ पर आया और ये हाल हुआ यूएई का, दुबई का? अल्लाह का अजाब हर उस जगह आएगा जहाँ पर कानून फितरत को या इस्लामी कानूनों को खुलेआम रौंदा जाएगा। जैसे अल्लाह कि ताला दुबई में। कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने हज़ारों कौमों को बर्बाद किया है जो ताकत और क़ुव्वत में कहीं ज़्यादा थी तुमसे। तुम क्या किसको खेत की मूली हो? यानी बल्ब अगर देखो तो आज की इजाद थोड़ी है, तो 3000 साल पहले भी बल्ब का मॉडल मिला है आपको। सेल फोन का मॉडल आपको 2500 साल पहले की दरियाफ्त में मिला है। एंटीने, रेडियो, उड़न तश्तरियाँ, हवाई जहाज़, ये क्या नहीं था उनके पास? आपसे ज़्यादा बेहतर था उनके पास, लेकिन तबाह हो गया। आज कोई जानता भी नहीं उन टेक्नोलॉजीज़ को। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि हमने जो 850 मीटर बड़ी बुर्ज बना दी तो हम बच गए अल्लाह के अजाब से? नहीं, वहाँ पर जो खुलेआम शैतान की पूजा हो रही है, बुत परस्ती हो रही है, शिरक हो रहा है, तो रब ताला को तो ये नहीं पसंद। जिस जज़ीरतुल अरब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक किया था, बुत शिकन थे, बुत शिकन नबी हैं आप, और उनकी आल के लिए आपने ये हरकत कर दी वहाँ पर कि बुत परस्ती को खुलेआम निकाल कर वहाँ पर बिठा दिया, तो अजाब तो आएगा। शैतान की पूजा की अगर बात करें, मकासद क्या है? शैतान की पूजा करके यूएई हासिल क्या करना चाहता है? पैसा, खुशनुदी, ताकत। क्यों? बिकॉज यूएई जिस जगह मौजूद है उसके पीछे उसका इतना बड़ा सऊदी अरब मौजूद है। ठीक है, सऊदी अरब की आबादी कहाँ है, इनकी आबादी कहाँ, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। सऊदी अरब का लैंड मास एरिया कहाँ है, इनका लैंड मास एरिया कितना है, कोई समझ ही नहीं आती कहाँ है। लेकिन जो शेखों के बदुओं के मिजाज में है कि एक शेख ने अगर रोल्स रॉयस ले लिया तो दूसरे शेख ने भी जो है रोल्स रॉयस कल सुबह से पहले लेनी है। तो यहाँ पर आ जाती है सऊदी अरब और दुबई की कहानी, एनिमिटी यहाँ पर आकर शुरू होती है। अब दुबई क्योंकि अपने साइज़ रकबे यूएई के हिसाब से इतना छोटा है, बिल्कुल पापड़ जितना, सऊदी अरब जितना जाइंट इतना पीछे बैठा है, तो इनको इनसिक्योरिटी लगी कि इनको यमन में बेसिस चाहिए थे। यमन में क्यों? ताकि आप जो है वो वहाँ से रेड सी वाला गुजरगाह को कंट्रोल कर सकें। क्यों कंट्रोल कर सकें? बिकॉज वहाँ से कैस्पियन से, वहाँ से जो कनेक्शन है उसका यूरोप से, वहाँ से रास्ता निकलता है, जहाज़ नहर सुइस वहाँ से निकलती है। तो इसके लिए अब इस पूरे खत्ते पर कब्ज़ा या टोल कौन वसूल करेगा? इसराइल, यूएई, उन्होंने मिला लिया सोमाली लैंड को अपने साथ और यमन के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करके, और यहाँ से इन्होंने पूरा एक इसराइल, यूएई और यमन, सोमाली लैंड, ये मिलाकर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी इन्होंने एक थ्रेट खड़ी कर दी। अब यूएई और सऊदी अरब यानी कि एमबीएस और एमबीजेड दोनों पार्टनर्स थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या यूएई की तरजीहात जो इसराइल है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती सऊदी अरब को, या सऊदी अरब पार्टनर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो मुआहदे हैं ये चीज़ यूएई को नहीं पसंद, ये चीज़ इसराइल को नहीं पसंद? आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है ना सारा, क्योंकि सऊदी अरब को इस पूरे खत्ते में इसराइल क्या है, एटॉमिक वेपन पावर है ना, डिमोना में उनके एटम बम पड़े हुए हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब यूएई को सपोर्ट मिल गई इसराइल की, तो सऊदी अरब क्या करे? उसके पास तो वेपन नहीं है, उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैन पावर कौन लड़ेगा? शेख साहब तोड़कर नहीं तलवार निकालेंगे। पाकिस्तानी आओ, पाकिस्तान जी मैं हाजिर हूँ, मुझे तुम खाने के पैसे दे दो, किराया दे दो आने जाने का, मैं आ जाऊँगा। पाकिस्तान चला गया वहाँ पे, पाकिस्तान ने जाना भी था मुकामात में, भाई आप सबको गोली मारे, हरमैन शरीफैन के लिए तो हमारी जानें, हमारा लहू, हमारे बच्चे हाजिर हैं ना, बच्चे कटवाए ना, हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए कटवाने ना, यही ईमान है ना हमारा। तो हम तो जाने से नहीं रुकेंगे भाई, हम तो जाएंगे, हमारा तो बच्चा बच्चा सऊदी अरब की खातिर जान भी दे देगा, लेकिन सऊदी अरब के लिए देगा। यूएई के पास ये सब नहीं है, ये जज्बा नहीं है, उसको कौन बचाएगा? एक कोई कॉल दे रात को, जनरल साहब फील्ड मार्शल कॉल दे दें,
सऊदी अरब को बचाना है। देखना पानी के जहाज़ों में जगह नहीं मिलेगी, इतना यहाँ से लोग जाएंगे हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए। इधर से शेख मखदूम कॉल दे आ जाओ दुबई को बचाने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? वहाँ पर हमारी कोई आइडियोलॉजिकल या वो है ही नहीं। क्यों? हमें तो पता है ये लोग जो है वो इसराइल के हमनशीन हैं, तो हमें क्या ज़रूरत उनकी। अब ये जो इस टाइम पर मसला चल रहा है यूएई के और पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं, क्या इसकी वजह गवादर तो नहीं? क्यों? गवादर आपका तो नहीं है, गवादर को सारा चाइना का है। हाँ, अब यूएई चाइना से कैसे टक्कर ले? तो प्रॉक्सीज करेगा। बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट फंडिंग कहाँ से आ रही है? जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी को उन्होंने इतना तंग करके मारा है, ये एक सब कौन कर रहा है? तो ज़ाहिर है इनका ही फंडिंग फाइनेंसिंग, बिकॉज कि इनको अगर गवादर चल गया तो फिर गवादर के बराबर हमारा कोलैबोरेशन हो जाएगा चाबहार में ईरान के साथ। चाबहार खुल गया, गवादर खुल गया, यहाँ से आप कनेक्टेड हो गए वाया अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा आपने एरिया क्रॉस किया, यहाँ से आप रशिया चले गए। तो ये वाला तो लैंडमास एरिया यूएई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि उसके पास है। यूएई के पास क्या है? सिर्फ ये टॉल टावर्स, प्लास्टिक मनी, लंबे लंबे बड़े बड़े एयरपोर्ट जो कि अब खाली पड़े हैं। एक साल में जिस कंट्री में 1 करोड़ टूरिस्ट आता है खाली एक साल में, वहाँ 10 लाख की एवरेज पर भी टूरिस्ट नहीं आए तो क्या करेंगे? बिकॉज नाउ दे आर फुली इन कंट्रोल ऑफ इजराइल हु वांटेड देम टू बिकम माई डिपेंडेंट। नाउ शेख साहब को पता ही नहीं चला इसराइल ने जो उनको चूरन खिलाया सब कुछ उनका ले गया। शेख साहब के पैसों से पूरी दुबई बनी। इस वक्त एम्प्टी यूनिट्स की तादाद दुबई में, सिलिकॉन ओएसिस हो, स्पोर्ट सिटी हो, जुमेरा हो, मरीना हो, JBL हो, कोई भी एरिया दुबई का आप चले जाओ, इवन सतवा में चले जाओ, शेख ज़ैद चले जाओ, अल बराहा में चले जाओ, अल बरशा में चले जाओ, उधर चले जाओ पीछे, तो क्या है यहाँ पर खाली यूनिट्स मुंह चढ़ा रहे हैं लोगों का। कल को जहाँ पर प्रीमियम पर की मनी कितनी होती थी? 50-50 हज़ार दिरहम एक विला की खाली की मनी होती थी कि भाई ये आपकी मिठाई है, और आज नहीं है। और आज क्या है वहाँ पर? ये पाम जुमेरा, द बिगेस्ट मैन मेड आइलैंड जो के खिला से नज़र आता है, वो अपनी मौत आप मर रहा है। क्यों? उन्होंने नेचर से पंगा ले लिया। नेचर अपने रास्ते में कुछ अलाउ नहीं करती। टॉल स्ट्रक्चर्स जितने बनाए हैं वहाँ से विंड का फ्लो ऐसे अब हो गया है कि वहाँ पर लोग कहते हैं यार जहन्नुम में शायद ज़िंदगी हमारी आसान होगी, दुबई में नहीं जी सकते। हब्स सी लेवल का, और अभी जो सिवियर टेम्परेचर आ रहा है दुबई में, क्या करेंगे ये लोग? इलेक्ट्रिसिटी तो अब बंद होती ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनको पूरा तेल का पैसा बिजली बनाने में तो नहीं लगाएंगे ना, अपने लिए भी तो चाहिए शेख साहब को पैसे। वो कहाँ से आएंगे? तो टैक्सेस लगाएंगे। इसराइल का प्लान ये है कि यहाँ से इस तरह के सारी जो अनवांटेड क्लास है उसको एलिमिनेट करके ये जो यूनिट्स इसने बनाए रखे हैं, 4.5 लाख यूनिट्स खाली पड़े हैं दुबई में जिनमें कोई रहने वाला नहीं है। कौन आके रहेगा? यही लोग आके रहेंगे। अच्छा, इसराइल जिस तरह से ये प्लानिंग कर रहा है, क्या यूएई को इसराइल का साथ देने की वजह से कोई फ़ायदे मिले अब तक? इंटरनली तो मिले होंगे ना, पब्लिक तो नहीं करेंगे वो फ़ायदे। क्या पता शेख साहब को कोई कसिनो गिफ्ट हो गया हो लास वेगस में, इस तरह के फ़ायदे, पर्सनल गेंस। इन पर्सनल गेंस पर तो हुकूमतें चलती हैं और गिरती हैं। क्या वो ब्लैकमेल भी होते हैं? एप्स्टीन फाइल्स में कोई जिक्र? डेफिनेटली होता है ना। एप्स्टीन फाइल्स में जो वो लड़की थी जो यहाँ से गई है दुबई से, उसी ने तो जाकर वहाँ पर पूरा वो एक खाना काबा का गिलाफ का टुकड़ा है मुबारक, बिल्कुल। इससे ज़्यादा कोई तौहीन किसी की हो सकती है? वो है कौन? यूएई नेशनल। वो तेरा क्या काम है उधर? नहीं, वो उसने ले गया और वहाँ पर उन्होंने जो बेहुरमती की है उस पर बहुत सारे, मैं तो ज़ुबान पे भी वो मैं नहीं कह सकता कि क्या किया उन्होंने किस्वा के साथ। ये कहाँ से गया? ये आपके यूएई से गया। तो क्या हम अभी तक पाकिस्तानी इस इंतज़ार में है कि एक एक करके मारेंगे और हम वो निकलेंगे? पाकिस्तानी को चाहिए कि पहले से अपना कुछ ना कुछ काउंटर अरेंजमेंट करें, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनाए कि यार जो लोग वहाँ से बेरोज़गार होकर आ रहे हैं, जिनको टूथ ब्रश भी नहीं उठाने दिया गया, मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठाने दिया गया, पर्स भी नहीं उठाने दिया गया, चलो निकलो। भाई इंसान है या कोई? आने क्यों दिया था फिर? अगर इतने बुरे थे तो आने ना देते ना। लाखों रुपए एजेंटों को खर्च करके लोग गए हुए हैं, अब क्या करेंगे वो? हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं मुस्लिम नेटो बनना है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, सऊदी अरब भी होगा, लेकिन ये बन नहीं पा रहा, ये इतिहाद जो है वो हो नहीं पा रहा, और यूएई नहीं चाहता कि मुस्लिम नेटो बने। इत्तेहाद होगा तो बनेगा ना, यूएई तो नहीं चाहेगा, बिकॉज दे हैव बिकम अ प्रॉक्सी टू इजराइल नाउ।
इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने साइन कर लिया, और जो ट्रम्प साहब सबको कह रहे हैं कि साइन करो, को जो भी करेगा वो डेथ वारंट पे साइन करेगा, जिस तरह इन्होंने कर लिया यूएई ने। पाकिस्तान हमेशा एक ही स्टैंड रखता है जी, सऊदी अरब करेगा तो मैं भी कर लूँगा। नीम रजामंदी तो कहीं ना कहीं पाई जाती है। अच्छा, क्या अगर सऊदी अरब ने कर लिया है, एमबीएस अगर मान गया तो पाकिस्तान मान जाएगा? एमबीएस कह रहा है कि मेरा अब्बा नहीं मान रहा। एमबीएस ये कह रहा है ना, उनके जो फादर हैं किंग अब्दुल्ला, वो नहीं मान रहे हैं। अगर वो मान जाए तो भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ट्रम्प को। यार ट्रम्प को कौन मना करे मुंह पर? अब जब तक ट्रम्प वाला मामला हल नहीं हो जाता, क्योंकि अमेरिकन तो खुद परेशान होगा ना कि अब उनकी जो गैसोलीन की प्राइस है, आप देखें तो हुआ क्या, अमेरिकन कह रहे हैं भाई हमारी तो वॉर ही नहीं थी, हम किस चीज़ का हमारे को इतना टैक्सेस लगाए जा रहे हो आप लोग। तो आई सी अ वेरी मैसिव अनरेस्ट इन ऑल दिस रीजन। अगर ये वॉर फर्स्ट करो, पहली बात तो बंद होनी नहीं है। अगर तो हो भी गई तो ये अब इकोनॉमी उस शेप में रही ही नहीं है इन कंट्रीज़ की कि खड़े हो सके दोबारा, स्पेशली द सिटी ऑफ दुबई। क्या ये ईरान के साथ जो जंग है ये फैलेगी? अभी फैलेगी, हमारे दरवाजे तक खड़ी है। अगर हमने एक गलत कार्ड खेला, देखें ईरान वो कंट्री है जिसने तिगनी का नाच नचा दिया ट्रम्प को, उसको निकलने की कोई सबील नहीं मिल रही, हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं। हम जैसे पाकिस्तानियों के वो हाथ पैर जोड़ा है, इससे ज़्यादा ट्रम्प की जिल्लत क्या होगी कि जो है जो जिनका जो बाइडन था, उसने जो है पाकिस्तानी प्रीमियर को फ़ोन नहीं किया। इमरान खान जब प्रीमियर थे तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया ना जो बाइडन ने, उनको दुश्मनी पाकिस्तान से कमी इनके साथ क्या बात करूं मैं, ऐसे वैसे लोग हैं। लेकिन अल्लाह ने उनको हमारे आगे झुकाया। अब ज़रूरत है। अब ज़रूरत है, क्यों? ईरान गले पड़ गया। तो ईरान जब अमेरिका से टक्कर ले रहा है, आपने एक गलत कार्ड खेला तो आप तो उसके नेबरहुड में बैठे ना, आपका क्या हाल करेगा वो? आप क्या फिर अपने तोपें और मिसाइल्स क्या ईरान पर फायर करेंगे? नहीं कर सकते ना, वहाँ पर भी मुकामात मुक़द्दस हैं, मुसलमान रह रहे हैं, कलमा गू रह रहे हैं। लेकिन इनका प्लान यह है कि पाकिस्तान को किसी तरह से ईरान के उसमें उतारा जाए। इनके जो डिमांड विश लिस्ट आई थी यूएई की कि जी आप हमें बलूचिस्तान में बेसिस दे दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे मिसाइल लॉन्चर पैड्स दे दीजिए, तो हम इनको ईरान को कूटें अंदर से। तो पाकिस्तान वेरी स्मार्टली प्लेड एंड ही सेड नो, वी कैन डू दैट, इज़ आर नेक्स्ट डोर नेबर। कम अज़ कम इस बात में तो हुकूमत को बड़ी वो शाबाशी जाती है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं जंगें जिस तरह से स्टार्ट हुई, रशिया की, यूक्रेन की, उसके बाद फिर इसराइल और फ़लस्तीन, गज़ा पर हमला कर दिया गया, उसके बाद फिर पिछले साल 2025 में भी ईरान पर हमला किया, और अब 2026 में जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें शहीद कर दिया गया। क्या ये जंगें इसी तरह से चलती जाएंगी और ये कोई निशानियाँ हमें मिल रही हैं एंड ऑफ टाइम की? एंड ऑफ टाइम तो शुरू हो चुका। आप, मैं और हम और हमारी जो आइंदा 2-3 नस्लें हैं, ये तो एंड ऑफ टाइम का हिस्सा है ना। और ये जंगें अभी की तो नहीं है, ये तो 1980s से जो फिर ये जो 20 साल गुजरे हैं वो देख लें, ईरान इराक वॉर देख लें, रशिया अफ़गानिस्तान देख लें, वो देख लीजिए, बोस्निया हर्ज़ेगोविना क्रोएशिया की वॉर देख लीजिए। उसके बाद फिर से 90s के मिड में जो है वो अगेन वो और जंगें शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पर तंग आकर फिर इंडिया जो है वो, इंडिया ने बम धमाका किया 98 में, 4 किए थे या 3 किए थे पोखरान में। तो हमने फिर जो है उनके जवाब में 6 बम फाड़े चागी में, बलूचिस्तान में। क्यों? बिकॉज वी न्यू के वॉर्स आर कमिंग, there's a massive period which is coming which is based on the wars only. क्या न्यूक्लियर वॉर होगी दुनिया में दोबारा? न्यूक्लियर बना क्यों है अदरवाइज? ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का एक बम पे खर्चा आता है, डराने के लिए, पेट काट के खर्चा करती है कौमें। हाँ, डेटरेंस तो है, पर लास्ट रिजॉर्ट भी तो है ना। जब आपके पास कोई आर्सेनल नहीं बचेगा, आप क्या करेंगे? न्यूक्लियर वॉर आप किन कंट्रीज में देख रहे हैं? न्यूक्लियर वॉर सबसे पहले तो अभी ये ईरान के ऊपर ही फायर करेंगे। तो हमारा जो कराची है, बलूचिस्तान है, ये वाला पूरी पट्टी आपकी ताबकारी की रेंज में आएगी। और अगर इन्होंने ईरान पर न्यूक कर दिया, विद इन 3 to 5 days मोदी आप पे करेगा। सिचुएशन इज दैट सीरियस, बिकॉज इसराइल इज नॉट मूविंग आइसोलेटेड और अलोन। ये ट्रायो में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद इंडियंस, दे आर मूविंग विद एमिरेतीज एंड द वेरी बैड पीपल। उसके हिसाब से यानी जो पीठ से वार करने वाली कौमें हैं, न जाने क्या हुआ शेख साहब को, चले गए उनके पास जो यूएई वाले हैं। हाँ, ये तो पीठ में वार करने वाले लोग हैं। इंडिया फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्या अमन आएगा दुनिया में? इट्स अ फार क्राई। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होने जा रही है। जिसको अपनी 52 स्टेट्स होने पर नाज था, वो डिसइंटीग्रेट होगा सबसे पहले। कैलिफोर्निया अलग होगा सबसे पहले। कैलिफोर्निया विल डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस कमिंग आउट ऑफ दिस यूएन क्राई फॉर द पॉलिसीज दैट द ट्रम्प हैज़ गिवन। तो कैलिफोर्निया तो नहीं बर्दाश्त करता। कैलिफोर्निया क्या, सेकंड बारी टेक्सास की देखेंगे आप,
उसके बाद एक एक करके ये सारी मिनेसोटा जाएगी, वाशिंगटन जाएगी, न्यूयॉर्क जाएगी, सैन फ्रांसिस्को जाएगी, वो सॉरी ये जाएगी, ओहायो जाएगी, ये सारी स्टेट्स इनकी चली जाएंगी यूएसए की। लेकिन कॉन्फेडरेशन इनका मेंटेन रहेगा। क्या यूएसएसआर से सबक नहीं सीखा अमेरिका ने? कितना बड़ा आर्सनल था। अफगानिस्तान बिकम द ग्रेवयार्ड ऑफ द रशियन टैंक्स। अफगानिस्तान अगर नहीं करता रशिया ये इन्वेजन, या पाकिस्तान को थोड़ी अकल आ जाती कि यार अमेरिका को छोड़ो, रशिया को रास्ता दे दो, इधर से इंडिया का पत्ता काट दो, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। अफगानी को तो देखो पैसा चाहिए ना, उनको धंधा चाहिए, बेचारों को इकोनॉमी चाहिए। वो तो तैयार थे उस वक्त, दाऊद शाह या जाहिर शाह जो थे वो तो तैयार थे, हाँ रास्ता ले लो। वो कहते नहीं कम्युनिज्म आ जाएगा। भुट्टो को क्यों हटाया गया? इसी डर से। यही वाला कार्ड, साइफर वाला कार्ड प्ले किया कि ना, ये तो भुट्टो है ना, ये रशिया के पास जा रहा है। हाँ अच्छा, रशिया के पास जा रहा है। और उसने ना सफ़ेद हाथी बोल दिया असेंबली के फ्लोर में अमेरिका को कि ये तो सफ़ेद हाथी है, इसको मैं देख कर रहूँगा। अच्छा जी, भुट्टो का तो पता साफ, दिस इज साइफर, दिस इज ऑल दिस थिंग्स दैट हैपेंड इन 79 व्हेन ही वाज हैंड। हम पॉलिटिकल बालादसी बाहर होकर बात करें, जो इवेंट्स हुए हैं हम तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे इवेंट हुआ। तो अब हमारी उनकी नज़र किसके ऊपर हो सकती है आपके ख्याल में? वो गवादर लेना चाहते हैं आपसे, मैन पावर चाहिए, आपका क्या चाहिए? दे वॉन्ट अवर न्यूक्लियर सिंपली। इंडिया की आंख में अगर कुछ चीज़ है, पाकिस्तान का न्यूक है। और मसला तो इसराइल को है ना, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर होने का। शहाब है, गौरी है, बहुत सारे आपके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक्स हैं जो इनकी रेंज में इसराइल आता है। लेकिन ये यकान दहानियाँ इसराइली प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट भी करवाई गई हैं बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल से। नेतन्याहू तो अभी आया है ना, आप बताएं, इसाक शमीर इनका जो प्राइम मिनिस्टर था, या उनसे पहले बिन गुरियन से मामला शुरू होता है। वहाँ से जो डॉक्ट्राइन में जो लिखा हुआ है, बिन गुरियन खुद लिख कर गई थी कि जी पाकिस्तान को कंट्रोल करना और किसी से तुम्हें दुश्मनी दुनिया में नहीं करनी, सिर्फ पाकिस्तान पे नज़र रखनी है आपने। और वही पाकिस्तान घास खा के भी, टैक्सें देकर भी हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें बम अता फरमा दिया कि आओ। अब ये बम हमने कोई शीशे में रखने के लिए तो बनाया नहीं, हम तो छोड़ेंगे इसको। इस्तेमाल किस पर करेंगे? इनके ऊपर, इंडिया पर या इसराइल पर? जिसने हमारे साथ प्रॉब्लम की हम करेंगे इस्तेमाल। हमने ऐसे नहीं बनाया, हमारे टैक्स के पैसों से, बच्चों के खून पैसों की फॉरेन रेमिटेंस लगी है हमारी इस बम में। हमारा प्राइड है, हमारी शान है। भाई शेर के दांत निकाल दोगे तो शेर और बकरी में क्या फ़र्क है? तो यही डेटरेंस ईरान चाह रहा था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, आप पर्सनैलिटी को समझते हैं, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रोकना चाहते हैं? वो तंग आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है? नहीं, फ्रस्ट्रेटेड तो है, क्योंकि इलेक्टोरल वोट बैंक तो उसका टोटली डिस्ट्रक्शन की तरफ है। अभी मिड टर्म्स आ रहे हैं तो वो उसके गले में मिड टर्म पड़ा हुआ है कि जी मैं करूं क्या इस मिड टर्म का, किसने आपको वोट देना है। अभी तो खुद भी एडमिट कर गया ना कि आई डोंट सी माई सेल्फ आफ्टर मिड टर्म, भले मुझे वोट ना दो लेकिन मैं ईरान की जंग में कूद गया हूँ तो कूद गया हूँ। असल में इनको इससे ज़्यादा बेवकूफ़ प्रेसिडेंट कोई मिल नहीं रहा था इसराइली इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि जो बाइडन भी अपना बचा के पहलू निकल गया। रोनाल्ड रेगन ने कहा होल्ड ऑन, उसके बाद उससे पहले जी जिमी कार्टर था, उसने कहा जी होल्ड ऑन। फिर सबसे बड़ा जो इनका प्रेसिडेंट आया जो प्रो वॉर था, जिसने कहा जी हाँ ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन उसको भी मोनिका लेविन्स्की वाले स्कैंडल में उन्होंने उलझाया कि तू कर रहा है अटैक या ये करे। उसने कहा मैं नहीं करूँगा अटैक। बिल क्लिंटन पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप किस वजह से ब्लैकमेल हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस इंटरेस्ट सबसे पहले, दूसरी बात कि उसके घर में जिस तरह से सहयोनी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, ये जैरेड कुशनर हो गया और पीट हेग्सेथ वगैरह, ये जितने भी लोग हो गए, तो ये सब कौन है? प्लांटेड है ना। अब उसकी उम्र हो गई है इतनी, 80 तो होने वाला है वो ट्रंप जो है, कितने साल मजीद जी लेगा? तो और इस उम्र में साइकोलॉजिकली ऑल्सो उसको अपने अमेरिकन बोर्ड्स ने बहुत सारों ने मिसफिट करार दिया हुआ फॉर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या करेंगे वो फिर? एक बूढ़े आदमी को तो टिल्ट करना बड़ा आसान है ना, पकड़ के कुछ ना कुछ। वमन आमिरहून नक़्क़िसूफ़िल ख़ल्क़ फ़ला याक़िलून, सूरह यासीन के, जो मैं उम्र में बड़ी कर देता हूँ तो उसको वापस बच्चा बना देता हूँ, पलट देता हूँ उसकी, ये जो रब तआला अता फरमाता है। तो ये ट्रंप के दिमाग के साथ हुआ है, बच्चा बना घूम रहा है वो, उससे पता नहीं है कि व्हाट द हेल इज़ ही डीलिंग विद। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। और इस टाइम पर जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये जो गुर्बत के अंदर हैं, कर्जों पर चल रहे हैं, बेहतर चांस नहीं है अब स्टैंड अप करने का। लेकिन एक मसला है ना कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि साथ किसका देना है, अमेरिका का या चाइना का। हाँ, पाकिस्तान अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सका। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पाकिस्तान का फ़ायदा किसके साथ है, चाइना का साथ देने पर या अमेरिका का? पाकिस्तान की वो पोजीशन है कि आपको कोई ना कोई तो
कार्ड पिक करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ दो जानी दुश्मन है, दूसरी तरफ आपका कौमी मफाद है। चाइना और अमेरिका ज़ाहिर है कि वो को एग्जिस्टेंस में कहाँ राज़ी होते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। अब चाइना कहाँ चला गया, अमेरिका कहाँ चला गया। अमेरिका एक बुढ़ा बाबा है, चाइना वाला जो है वो यंग जवान की तरह से सामने आ रहा है। पाकिस्तान का ये है कि आप उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी पाकिस्तान की वहाँ पे कम्युनिटी रहती है अमेरिकन, उसमें जो डोल नेशनल्स हैं, या अमेरिका ने वैसे भी आपका काफ़ी साथ भी दिया हुआ है बहुत सारी जगहों पे, और सोशल डेवलपमेंट में वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। चाइना अलबत्ता ये है कि अपना मफाद हमेशा देखेगा। चाइना एज अ श्रूड बिजनेसमैन, उसको रहम नहीं आता, ठीक है। हाँ, कहीं जल्जला आएगा तो चाइना का इमदादी सामान चलो आ जाएगा, वो भी इनको नहीं देंगे, वो बोलेंगे जी डायरेक्ट दे दो, क्योंकि ये बेच के खा जाते हैं। इमदादी सामान चाइना का भी बेच के खाया है, अमेरिका का तो खाता है, बिल्कुल सबका खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, सबका माल हमने खाया हुआ है। तो पाकिस्तान को दोनों साइड्स पे रहना होगा, पाकिस्तान कैन नॉट चूज वन अनफॉर्चुनेटली। आपको क्या लगता है फ्यूचर सुपर पावर कौन है, अमेरिका वही रहेगी या चाइना? नहीं, अमेरिका तो मैंने कहा कि विद इन 2 to 3 ईयर्स डिसइंटीग्रेशन आपकी हो गई। इस प्रेसिडेंट के बाद जो हमने प्रोफेसीज देखी हैं, या बड़ी बड़े जनाब जैन डिक्सन और इन लोगों ने जो वो की, कहते हैं बहुत सारे आसार क़राइन के हिसाब से ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहेगी, ये रह जाएगी वो स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स ऑफ अमेरिका या एक अमेरिका रह जाएगा, यूनाइटेड वर्ल्ड शायद ना रहे अगले 2 से 3 साल में, बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू लाइक पे इट फॉर द ट्रम्प्स वॉर। कोई पे नहीं करेगा अमेरिकन ट्रम्प की वॉर को। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, कुछ यूट्यूबर्स की, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनकी मैं वीडियोस देख रहा था, वो कहते हैं कि 2027 जो है उसमें आखिरी जंग होनी है। 2027 आया खड़ा है। इस वक्त क्या हो रहा है कि तैयारियां चल रही हैं दोनों जानिब से, क्योंकि ये एक टेस्ट जो 2 महीने का हुआ था, इन्होंने ज़ाहिर है कि अपने अपने आर्सेनल्स को टेस्ट किया ना। अब जिसने बर्बाद होना था वो तो हो गया, कुवैत तो फिर भी संभल जाएगा, यूएई नहीं संभल सकेगा। तो यहाँ पर जो फ्यूचर है वो तो ज़ाहिर है कि चाइना के साथ ही है। लेकिन ये जो वॉर्स हैं, ये 2027 का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों की करीब तरीन है, लेकिन मेरे हिसाब से 2027 नहीं, 2028 का जो अप्रैल होगा, दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और वो स्टार्ट कहाँ से होगी? स्टार्ट तो हो चुकी, यहीं ईरान। से ही होगी। यूरोप वाइप ऑफ हो जाएगा बहुत हद तक। यूरोप ने कुछ नहीं सीखा माजी की जंगों से, अगेन वो साम्राज्यी ताकतों के पास वो चला गया। यूरोप विल बी वाइप्ड ऑफ कम्प्लीटली। कंप्लीट से मुराद के मौजूदा शक्ल सूरत में नहीं रहेगा, अमेरिका मौजूदा शक्ल सूरत में नहीं रहेगा, इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जब हम समझ लेंगे कि इसराइल तकरीबन ख़त्म हो गया है, इसराइल इज़ नो मोर ऑलमोस्ट, तो एकदम से फिर से वो खड़े होंगे और फिर वो सिखाएंगे सबक सबको। दोस्तों, आज के ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आज के पॉडकास्ट के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो सैयद सैफ कुरैशी साहब से, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में आपके सवालात मैं उनसे पूछ सकूं।